इमाम, खुर्रम शहर, गदर, शाह, खैबर शिकन, हज कासिर, जुल्फकार, कियाम, फतेह, सोमार, याली, टॉम हॉक, SM-6, साइड विंडर, लोकास, F-35, F-15, B-2, USS अब्राहम लिंकन, USS त्रिपोली, USS बॉक्सर, ईरान बनाम इजराइल अमेरिका का रण अपने सबसे भीषण फेज में दाखिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपनी बेस्ट मिसाइल्स, फाइटर जेट, वॉरशिप, सबमरीन की ताकत झोंक दी है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर से जंगी बेड़े बुलाकर ईरान की घेरेबंदी कर ली है। 23 दिनों की बमबारी के बाद मदर ऑफ ऑल बम्स GPU-57 जैसे 5000 पाउंड के बम गिराने के बाद ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है। ट्रंप को ईरान को यह वार्निंग इसलिए देनी पड़ी क्योंकि ईरान ने अमेरिका की पूरी दुनिया की सबसे कमजोर नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया में तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और हीलियम की सप्लाई को चोक कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हॉर्मुज बंद होने से इस वक्त पर्शियन गल्फ में 3000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। इन शिप्स में लगभग 20,000 लोग सवार हैं। फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों में ऑयल एंड गैस के टैंकर, कंटेनर टैंकर, फर्टिलाइजर और दूसरे सामान ढोने वाले टैंकर शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की लगभग 20% सप्लाई बंद हो गई है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती आने का अंदेशा है। If sustained, however, the recent rise in energy prices linked to the Middle East conflict मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही और एनर्जी की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही तो इस साल दुनिया में हो रहा व्यापार 0.5% और कम हो जाएगा, जिससे सामानों के व्यापार में कुल मिलाकर 1.5 से 2% की गिरावट आएगी। यही हाल सर्विसेज के ट्रेड सेक्टर में भी दिखेगा। इस साल वैसे भी सर्विसेज का ट्रेड 5.3 से घटकर 4.8% होने की आशंका थी। अब अगर युद्ध लंबा खींचा तो सामानों का व्यापार ही नहीं, सर्विसेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसकी एक वजह ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल में कटौती और दूसरा कारण एनर्जी की कीमतों में उछाल है। इन सभी वजहों को मिलाकर देखें तो दुनिया की जीडीपी विकास दर 4.8% से घटकर 4.1% पहुंच सकती है। साफ है कि ईरान बनाम अमेरिका की जंग से सिर्फ
तेल और गैस की सप्लाई ही नहीं, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर भी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियली सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बमबारी और मिसाइल अटैक इकोनॉमी के तमाम सेक्टर को डायरेक्ट हिट देने वाले हैं। इनमें पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, अल्टरनेटिव एनर्जी और सबसे अहम सेक्टर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को लगने वाला तगड़ा झटका शामिल है। ये संकट सीधे सीधे हमारी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। सरकार को भी मैं यही कहूँगा भाई इस चीज़ का पहले से इंतजाम करके रखे, वरना खाद्य संकट का मतलब है खाद्य संकट। अगर खाद नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होगी तो पैदावार कम होगी तो अपना खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। यहाँ बिजाई होती है, मेन हमारा पैडी का एरिया है धान का, उसमें डीएपी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत रहने वाली है और इसका यूरिया पे भी जो इफेक्ट काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि यूरिया के काफ़ी प्लांट जो गैस पे चलते हैं उन पे भी इसकी जगह पर प्रभाव पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सरकार को इसके समाधान तलाशने शुरू करने चाहिए। अब सरकार को चाहिए कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाए जो बैठकर इस समस्या का समाधान निकाले। ये देखे कि अगर पर्याप्त खाद नहीं है तो कहां से मंगा सकते हैं। भारत की सरकार को इस संकट की आहट मिल चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद देश में तेल और गैस की, क्रूड ऑयल की और फर्टिलाइजर की स्मूथ सप्लाई जारी रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को यह इंश्योर करने का निर्देश दिया कि युद्ध की वजह से आम लोगों को गैस, तेल की कोई कमी न हो। खरीफ की बुआई होने से पहले ही किसानों को टाइम पर फर्टिलाइजर की सप्लाई हो। शिपिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि फर्टिलाइजर की अलग-अलग सोर्सेस से सप्लाई की तैयारी पूरी है। जो खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर्स, यूरिया की बात है, इसमें वेसल की अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ हमने पोर्ट्स की प्रिपेयर्डनेस भी रिव्यू की है कि फर्टिलाइजर के मूवमेंट के लिए पोर्ट्स की भी रेडीनेस रहे। ये सीजनल एक्शन है, हर साल होता है, इसमें कोई इशू रिपोर्टेड नहीं है और हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस इसके लिए। भारत ने तो मिडिल ईस्ट के युद्ध से पैदा हुए संकट से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। घरेलू यूजर्स को एलपीजी की रेगुलर सप्लाई मिल रही है। कतर से एलएनजी इंपोर्ट बंद होने के बावजूद सीएनजी, पीएनजी की डोमेस्टिक सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई, न ही नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आम लोगों को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मिडिल ईस्ट के बजाय दूसरे सोर्स से क्रूड और गैस इंपोर्ट किया जा रहा है। आज रूस से क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर एक्वा टाइटन भारत पहुंचा। इस पर 1 लाख टन क्रूड ऑयल लदा है। इसके अलावा रूस के 6 और टैंकर भी अगले कुछ दिन में भारत पहुंच जाएंगे। आज ही अमेरिका से एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप पैक्सिस पायनियर भी कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचा। ये जहाज अमेरिका के टेक्सास से आया है। इसमें एलपीजी की सप्लाई स्मूथ करने में मदद मिलेगी। भारत में सरकार मिडिल ईस्ट के युद्ध के शोलों के भारत की जनता को बचाने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन बाकी दुनिया की हालत ठीक नहीं है। अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे तगड़ा झटका तो यूरोपीय देशों को लगा है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि जर्मनी, इटली और फ्रांस को अपनी जनता को सब्सिडी देनी पड़ रही है। इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा मंडरा रहा है। Well, the simple answer is, of course, we are worried. सीधा सा जवाब है कि हम बेहद चिंतित हैं, इसीलिए क्योंकि हम सभी यूरोपीय देश दूसरे देशों से गैस की डिलीवरी पर निर्भर हैं और गैस से ही बिजली की कीमतें तय होती हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। वैसे इस युद्ध से चिंतित होने की और भी वजह है। जाहिर है कि यह जंग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। चूंकि मैं एनर्जी मिनिस्टर रह चुका हूं, इसीलिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, उसने मेरी फिक्र बढ़ा दी है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक न करें, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा।
अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान की जंग से यूरोपीय देशों की हालत इतनी खराब है कि अब यूरोपीय देश अपने सो कॉल्ड दुश्मन रूस से तेल और गैस की सप्लाई फिर खोलने की मांग कर रहे हैं, वरना यूरोप इस जंग का झटका झेल नहीं पाएगा। हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेल की किल्लत है। ऐसे में यूरोपीय देश जैसा बर्ताव कर रहे हैं वो पागलपन है। हमें निश्चित रूप से रूस से तेल लेना होगा, हम उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रूस से तेल और गैस के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी नहीं लेंगे तो कुछ दिन बाद सही, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते में यूरोप को समझ में आ जाएगा कि रूस से तेल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हालत यह है कि यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस कहे जाने वाले जर्मनी में अभी से फर्टिलाइजर की किल्लत होने लगी है, क्योंकि कतर से एलएनजी की सप्लाई बंद है और रूस से न गैस मिल रही है न फर्टिलाइजर। जर्मनी के किसान कह रहे हैं कि जंग ऐसी ही चली तो खाने भर का अनाज भी पैदा नहीं होगा। मुझे पता है कि बहुत से किसानों को 1 किलो भी नाइट्रोजन नहीं मिल पाई है। इससे पूरी फसल चौपट हो गई है। फसलों का विकास रुक गया है। इससे उपज भी कम होगी और खराब भी। पिछले शनिवार से ही डीजल के दाम भी आसमान पहुंच गए। ईंधन में आग लगी है। तो हमारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने साफ कर दिया है कि वो फर्टिलाइजर की डिलीवरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स प्लांट्स ठप हो गए हैं। यानी अब ये जंग जर्मनी तक पहुंच चुकी है और हमको झुलसा रही है। साफ है कि मिडिल ईस्ट के बम गोलों, मिसाइल और ड्रोन्स ने सिर्फ तेल और गैस की कीमतों में आग नहीं लगाई। अब इस युद्ध के शोले हमारी थाली तक पहुंचने लगे हैं। अगर फर्टिलाइजर सप्लाई ठप हुई तो इसका सीधा असर खेती बाड़ी पर पड़ेगा। उपज कम हुई तो अनाज के दाम बढ़ेंगे, खाने की चीजें और महंगी होंगी और महंगाई की मार से न अमेरिका बचेगा, न यूरोप, न ही एशिया के देश। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने पहले ही युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ने की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी इकोनॉमी के लिए मिडिल ईस्ट में विकास अनिश्चित है। भविष्य में ऊर्जा की ऊंची कीमतें महंगाई को बढ़ाएंगी, लेकिन इकोनॉमी की असली संभावना जानना अभी बहुत जल्दी है। हम अपने दोनों पक्षों के जोखिमों के लिए सचेत रहेंगे। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की इसी वार्निंग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। उनको लग रहा है कि युद्ध के चलते कहीं उन पर महाअभियोग न चल पाए, इंपीचमेंट मोशन न आ जाए, क्योंकि अमेरिका में इस साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जब अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर चुनाव होंगे। अमेरिकी सीनेट की 33 सीटों पर भी नवंबर में इलेक्शन होंगे। इस वक्त दोनों ही सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत है। हालांकि नवंबर के चुनाव में यह बहुमत खत्म होने की आशंका है। ट्रंप के उलूल जुलूल के बयानों और तानाशाही हरकतों से अमेरिकी जनता का एक बड़ा तबका पहले ही नाराज है और अगर ईरान से युद्ध लंबा खींचा, तेल गैस महंगी हुई और फर्टिलाइजर का संकट बना तो रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह से हार हो सकती है। ऐसा हुआ तो ट्रंप के खिलाफ इस कार्यकाल का पहला इंपीचमेंट मोशन आ सकता है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान को अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसके पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ ने दिया। कहा ट्रंप ने चेतावनी पर अमल किया तो क्रूड $200 पर बैरल पार होगा। ईरान ने कहा कि अगर उनके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो इजराइल और अरब देशों के पावर प्लांट, एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाएंगे। यही नहीं, अपने बिजली घरों पर हमले के जवाब में ईरान ने अरब देशों को पानी की सप्लाई करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी तबाह करने की धमकी दी है। ऐसा हुआ तो अरब देशों को पीने के पानी के लाले पड़ लेते हैं, क्योंकि ईरान ने भी युद्ध के अगले राउंड की तैयारी कर ली है जो पहले से ज्यादा घातक होगी।
इस जंग के पहले 3 हफ्तों में हमारे कमांडर्स ने दुश्मन की कमजोरियां, उनकी रणनीति की दिक्कतें और उनके टारगेट्स का एनालिसिस कर लिया है। अब जंग के नए फेज की शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल कमांडर्स ने नई टैक्टिक्स लॉन्च की है। नई एडवांस मिसाइल्स और वेपन सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब दुश्मन के लिए जंग लड़ना और भी खतरनाक होगा और खुदा के करम से जीत हमारी होगी। ईरान की इस वार्निंग का असर आज इजराइल में साफ दिखा। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर और जबरदस्त हमले की तैयारी कर ली। आज ईरान के आसमान से इजराइल और अमेरिकी लगातार बम, गोलों और मिसाइलों की बारिश करते रहे। पर सबसे बड़ा पेंच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा है। अरब देश तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से सामान नहीं मंगा पा रहे हैं, वहीं बाकी दुनिया को तेल और गैस नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए ईरान को कोसा और स्ट्रेट खोलने की मांग की। इस बैठक में हमने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों पर ईरान के बर्बर हमलों की निंदा की। हम इस क्षेत्र को अस्थिर बनाने की ईरान की कोशिशों की भी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इससे विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा है। हम लगातार युद्ध की आग भड़काने के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं और चाहते हैं कि इस युद्ध को खत्म करना, तनाव कम करने की कोशिशें की जाए। लेकिन ईरान ने जिस तरह तमाम देशों पर अटैक किए, उससे अच्छे पड़ोसी के तौर पर हम ये कहेंगे कि उसकी छवि बिगड़ी है और दुनिया के तमाम देशों का भरोसा भी ईरान पर कम हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी से बेहाल यूरोपीय देशों, ईस्ट एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ईरान के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही शुरू करने में मदद का ऐलान किया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, यूएई, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लैटविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की ईरान की नीति की निंदा करते हैं और इसको खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खबर है कि ब्रिटेन ने अपनी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी अरब सागर की तरफ भेजी है और फ्रांस ने भी स्ट्रेट से तेल गैस की सप्लाई शुरू कराने के लिए वॉरशिप भेजने के संकेत दिए। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर भी चर्चा की। मैंने फिर से कहा कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं तो बाकी देशों के साथ फ्रांस भी स्ट्रेट के रास्ते टैंकर्स और दूसरे जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। यह मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऐसा मिशन होगा जिसके लिए ईरान के साथ बातचीत करना और हालात को शांत करना जरूरी होगा। इस मिशन के लिए मैरीटाइम सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा किया जाएगा। इसमें टैंकर कैरियर्स, बीमा कंपनियां भी शामिल होंगी। लेकिन हम साफ कर दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ताकत के दम पर खुलवाने के किसी भी मिशन में और अभी जो बमबारी और मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसमें हम हरगिज शामिल नहीं होंगे। हालांकि मैरीटाइम वॉरफेयर यानी समुद्र में युद्ध और ईरान की कैपेबिलिटीज के जानकार ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के शिकंजे से आजाद करा पाना कोई आसान काम नहीं है। स्ट्रेट में ईरान की क्षमता जबरदस्त है और उसकी मर्जी के बिना शिप्स की मूवमेंट बेहद रिस्की होगी। जंगी जहाजों से शिप को एस्कॉर्ट करना टिकाऊ समाधान नहीं है। ये कोई दूरगामी हल नहीं है। इसमें बहुत तालमेल की जरूरत होगी। हम इसके लिए अलग अलग देशों पर निर्भर होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि किसी जहाज पर हमला नहीं होगा, टैंकर पर अटैक नहीं होंगे। फिर अगर ये काम शुरू भी हुआ तो ये भी देखना होगा कि शिप्स को एस्कॉर्ट करने में कितना फायदा होने वाला है। खबर यह है कि अमेरिकी सेनाएं अब ईरान के खर्ग आइलैंड को इन्वेड करने की तैयारी कर रही हैं। साउथ चाइना सी से 3 और अमेरिकी जंगी जहाज अरब सागर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन पर 25,000 मरीन सवार हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि ऑपरेशन प्रेइंग मैटिस को दोहरा सकता है। 1988 में अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों के खिलाफ अभियान चलाया था।
जिसका नाम ऑपरेशन प्रेइंग मैटिस था। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस के साथ साथ कई जंगी जहाजों से ईरान पर हमला किया था। इस हमले के दौरान अमेरिका के एक जंगी जहाज को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि इस हमले के बावजूद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खुलवा पाने में नाकाम रहा था। तब के मुकाबले आज का ईरान ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा मिसाइलें हैं। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेविगेशन के लिए क्लियर कराना बेहद रिस्की है। हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद संकरी है। इसका भूगोल ऐसा है कि यह बेहद चुनौती भरा इलाका बन जाता है। आपको बहुत संकरे हिस्से से गुजरना पड़ता है। आप दूसरे छोर को आसानी से देख सकते हैं। सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा। ईरान की तरफ से यह बहुत पहाड़ी इलाका है। ऐसे में कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए नौसेना के जंगी जहाज भेजने की बात तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे इलाके में सुरक्षा का घेरा बनाना होगा, जिससे वहां से गुजरने का जोखिम कम होगा। और इसका मतलब होगा कि आपको ईरान की ताकत कम करनी होगी। यकीनन अमेरिका ने उनकी क्षमता कमजोर की है, लेकिन अभी भी ईरान के पास वहां से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट करने की काफी पावर मौजूद है। उनके पास एंटीशिप मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, फास्ट अंडर वाटर अटैक क्राफ्ट हैं और शायद वहां बारूदी सुरंगें भी बिछी है। आपको इन सभी खतरों से निपटना होगा। लेकिन अमेरिकी सेना का दावा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकेगा, क्योंकि इसकी नेवी और हॉर्मुज के आसपास की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज खत्म हो गई है। We also remain zeroed in on dismantling. हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खतरे में डालने की ईरान की पुरानी क्षमता को लगातार तबाह कर रहे हैं। इसी हफ्ते हमने ईरान के तटीय इलाके में 5000 पाउंड के कई बम गिराए हैं, ताकि जमीन के भीतर छुपाकर रखे गए मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और दूसरे हथियारों को तबाह किया जा सके। हमने न केवल उनके सेंटर को तबाह किया, बल्कि मिसाइल रडार सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया, जिससे हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सकती थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोकने की ईरान की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। Is degraded as a result, and we will not stop pursuing these targets. दावा तो ट्रंप भी युद्ध जीतने का कर रहे हैं, लेकिन 23 दिनों बाद भी ईरान की दुश्मन को चौंकाने, इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने की क्षमता साफ दिख रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका इजराइल के दावों के बावजूद युद्ध खत्म कब होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगी, कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता।